नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी GDC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, राजस्थान व्याख्याता परीक्षा, उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा 2022, लेखपाल परीक्षा, सुपर टेट परीक्षा आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, बेब मिलर। बेब मिलर ने जो है धर्सना साल्ट वर्क्स पर जो है सत्याग्रह, जो सत्याग्रहियों ने अपने धावा बोले थे उसके संबंध में विस्तार पूर्वक लिखा है। ये जो धर्सना है, तो धर्सना जो है मुंबई में स्थित एक स्थल था और यहाँ पर जो है अंग्रेजों की एक नमक फैक्ट्री थी। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि 1930 में जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है दांडी मार्च के द्वारा जो है दांडी में नमक कानून को तोड़ा गया। जो नमक कानून पर या नमक बनाने पर जो है अंग्रेजों का जो एकाधिकार था उसको तोड़ा गया। तो सत्याग्रहियों के द्वारा जो है यह निर्णय लिया गया था कि धर्सना नामक स्थान पर जहाँ पर नमक फैक्ट्री थी 2000 कार्यकर्ता या सत्याग्रही जो है धावा बोलेंगे। और यह धावा जो है सरोजनी नायडू और इमाम साहब जो है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के मित्र थे। ठीक है, सरोजनी नायडू और मुख्य रूप से इमाम साहब, और साथ ही साथ जो है महात्मा गांधी के पुत्र मणिलाल ने के नेतृत्व में जो 2000 सत्याग्रहियों ने जो है धर्सना नमक फैक्ट्री पर धावा बोल दिया। तो उस समय जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है काफ़ी व्यापक पैमाने पर यहाँ पे सत्याग्रहियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको दमन किया गया। वह घटना उस समय अपने आप में बहुत बीभत्स थी। तो उस समय एक अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर जो है आया था भारत, और उसने जो है धर्सना पे जो धावा बोला गया था और अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किया गया था उसका आंखों देखा हाल वर्णित किया गया था। उसने लिखा है, बेब मिलर ने वर्णन किया है या लिखा है कि अपनी आंखों के सामने निहत्थे सत्याग्रहियों पर नृशंस अत्याचार, ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। मतलब धर्सना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था कि जो निहत्थे सत्याग्रही थे, जो अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे और अंग्रेजों के द्वारा उनका जो है हिंसा के द्वारा दमन किया गया। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, बेब मिलर। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, M.A. अंसारी जो है कानपुर षड्यंत्र मामले से संबंधित नहीं है, बल्कि M.A. अंसारी जो मुख्य रूप से जो है यह एक चिकित्सक थे और खिलाफत आंदोलन से संबंधित हैं। तो कानपुर षड्यंत्र केस जो है 21 फरवरी 1924 को कानपुर में हुआ था, और बेसिकली जो है इसमें क्रांतिकारी गतिविधियों का संगठन जो क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था, और ख़ास तौर पे साम्यवादी विचारधारा के जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, उनको कानपुर षड्यंत्र केस में फंसाकर जो है उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनमें से 4 लोगों को जो है आजीवन या 4 वर्ष का कारावास की सज़ा दी गई थी। तो जो प्रमुख उसमें कानपुर षड्यंत्र केस में जो प्रमुख नेता थे, साम्यवादी नेता थे, उसमें आपके थे M.N. राय,
एन राय, मानवेंद्र नाथ राय, इन्होंने रूस से जो है भारत में साम्यवादी गतिविधियों का संगठन किया था या संचालन किया था। मुजफ्फर अहमद, ठीक है। श्रीपाद अमृत डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे और शौकत उस्मानी थे। गुलाम हुसैन थे, गुलाम हुसैन और रामचरण लाल शर्मा थे। रामचरण लाल शर्मा। सिंगार, अगले हैं सिंगार वेल चेट्टियार, ये प्रमुख जो है नेता थे जिनको कानपुर खड़ेंद्र केस में फंसाया गया था। इनमें से जो है नलिन गुप्ता, शौकत उस्मानी, डांगे और मुजफ्फर अहमद को अदालत में पेश किया गया था और उनको 20 मई 1924 को 4 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा दी गई थी। इसमें जो हुसैन थे, ठीक है, गुलाम हुसैन पूरा नाम था, गुलाम हुसैन, ये सरकारी गवाह बन गए थे। हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कुछ जैन तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं और उनके निर्वाण स्थल के बारे में दिया गया है। तो हमें बताना है कि किस जैन तीर्थंकर का निर्वाण स्थल सही नहीं दिखाया गया है। तो इसमें पहला है ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल दिखाया गया है, अष्टपद यह सही है। ऋषभनाथ जो है, जो 24 तीर्थंकरों का कॉन्सेप्ट है जैन धर्म में, उनमें से पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, और वह इक्ष्वाक वंशी राजा के पुत्र थे और अयोध्या के राजा थे। दूसरा है विकल्प बी बासुपूज। तो बासपूज जो है संवेद शिखर से संबंधित नहीं है, बल्कि यह बेसिकली बासुपूज जो है जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे और इनका जो निर्वाण स्थल है वह है चंपावती या चंपानगर भी आप कर सकते हैं, चंपावती या चंपानगर। तो हमारा अगर देखा जाए सही आंसर है विकल्प बी, बासपूज जो है संवेद शिखर इनसे संबंधित नहीं है। इसमें अगला है नेमनाथ जो है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, जिनको हम अरिष्ट नेम के नाम से भी जानते हैं और यह उर्जैत पर्वत इनसे संबंधित है। तो यह विकल्प भी सही है। और विकल्प डी है महावीर जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे और इनका निर्वाण स्थल पावापुरी है, यह भी सही है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला है कि बायकोम सत्याग्रह जो है उसमें पहला है यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, यह कथन सही है। दूसरा कथन है कि महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, यह कथन भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 और 2। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। अब इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि बायकोम सत्याग्रह कहाँ और कब चलाया गया। तो जो बायकोम सत्याग्रह है यह त्रावणकोर कहाँ पे है? केरल में। तो कहाँ से संबंधित है? त्रावणकोर या केरल से संबंधित है और यह जो है 1924 में चलाया गया था। यह आंदोलन कब चलाया गया था? 1924 ईस्वी में चलाया गया था। बेसिकली जो है केरल में 2 जातियां थीं, एक जाति थी एझवा और दूसरी थी पुलैया, और यह दोनों ही जातियां बहुत अस्पृश्य मानी जाती थीं, अछूत जातियां मानी जाती थी और सवर्ण जो है
यक्षवा जाति से 16 फीट दूर कम से कम रहते थे, या सवर्णों से इनको 16 फीट की दूरी पर रहना होता था, और पुलैया 32 फीट की दूरी पर सवर्णों से बात कर सकते थे, या इनको सवर्णों से 16 और 32 फुट की जो है दूरी रखनी पड़ती थी। ठीक है। और त्रावणकोर है, वहाँ पे एक गांव में जो है, वहाँ एक गांव जिसका नाम था बायकोम, तो बायकोम में एक मंदिर से एक जुड़ी हुई एक सड़क थी जिसका इस्तेमाल या प्रयोग जो है अछूत नहीं कर सकते थे। इसी को लेकर जो है वहाँ पर यह बायकोम आंदोलन चलाया गया था, और अंततः 1925 में गांधी जी ने भी केरल का दौरा किया और त्रावणकोर की महारानी से उन्होंने एक समझौता किया जिसमें अछूतों को की सड़क का प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी। तो इसमें दोनों है, यह जो है वाइकोम सत्याग्रह जो था अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध था, और महात्मा गांधी ने भी उसमें 1925 में पार्टिसिपेट किया था। कभी कभी इसके प्रमुख नेता पूछ लिया जाता है, तो टी.के. माधवन जो है इसके प्रमुख नेता था। नारायण गुरु और एन कुमारन का भी जो है इस आंदोलन को सहयोग प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, फवायद उल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था। फवायद उल फवाद जो है चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का संकलन है। इसका संकलन जो है अमीर हसन सिज्जी ने किया था। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। बेसिकली जो है इसमें मजलिस से संबंधित बातों की चर्चा की गई है, और निज़ामुद्दीन औलिया ने जो है इस पुस्तक को उनके जीवित रहते ही उस पुस्तक का संकलन किया था, और पूरी पुस्तक को उन्होंने पढ़ा था और उसमें कुछ आवश्यक संशोधन भी किया था। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो यह स्टेटमेंट किससे संबंधित है? यह स्टेटमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। जब संविधान सभा में जो है संविधान के निर्माण को लेकर आपस में वार्ता हो रही थी, उस पर वाद विवाद चल रहा था, बहस चल रही थी, तो यह स्टेटमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह स्टेटमेंट पृथक निर्वाचिका की मांग पर दिया था। पृथक निर्वाचिका या निर्वाचन मंडल जो है, ठीक है, की मांग पर यह स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि यह दोहराने का कोई मतलब नहीं है कि हम पृथक निर्वाचिका की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए ही अच्छा है। यह बात हम बहुत समय से सुन रहे हैं, हम सालों से यही बात सुन रहे हैं, और इसी आंदोलन के कारण हम एक विभाजित राष्ट्र हैं। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक निर्वाचिका हो? अगर आप मुझे दिखा दें तो मैं आपकी बात मान लूँगा। मतलब वह पृथक निर्वाचिका के बिल्कुल विरुद्ध थे, और उन्होंने कहा कि इसकी मांग जो है यह अंग्रेजों की सोची समझी एक साजिश है। ठीक है। और उन्होंने आगे कहा था कि इस अभागे देश में विभाजन के बाद भी पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था बनाए रखी गई तो यहाँ जीने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह सिर्फ मेरे भले की बात नहीं है, बल्कि आपका भी भला इसी में है कि हम अतीत को भूल जाएं। एक दिन हम एकजुट हो सकते हैं। अंग्रेज तो चले गए, मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। हम इस शरारत को और बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जब अंग्रेजों ने यह विचार पेश किया था तो उन्होंने यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी जल्दी भारत से भागना पड़ेगा। उन्होंने तो अपने बहस की सुविधा के लिए यह किया था। ठीक है, उन्होंने अपने शासन की सुविधा के लिए यह किया था। यह स्टेटमेंट किसका है? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं और उनके राज्य का जो है उस संबंध उनसे स्थापित करना है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है शासक संबंधित राज्य से संबंधित नहीं है। तो इसमें पहला विकल्प है राणा हमीर। तो राणा हमीर जो मेवाड़ का शासक था, विकल्प ए सही है। विकल्प बी है राणा चुंडा। तो राणा चुंडा मारवाड़ का शासक था, ये भी सही है। विकल्प सी है मलिक राजा फारूकी। तो मलिक राजा फारूकी खानदेश का शासक था, यह भी हमारा विकल्प सही है। और विकल्प डी है मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। यह कथन जो है गलत है और हमारा सही आंसर है। मलिक सरवर जो है, मलिक सरवर बेसिकली जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में एक जो है हिजड़ा था, उसका सेनापति था और उसको फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा जहां की उपाधि देकर जो है जौनपुर भेजा था और उसने जौनपुर राज्य की स्वतंत्र स्थापना की थी। ठीक है, तो यह कहाँ से संबंधित है? यह जौनपुर से संबंधित है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, तो इसमें पहला है अभिकथन जो है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। तो यह सही है, अभिकथन सही है। अब कारण उसका देख लेते हैं कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सहन शक्ति पर निर्भर थी, यह भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पहला है शारदा अधिनियम। तो शारदा अधिनियम हम सभी को मालूम है कि भारत में बाल विवाह से संबंधित अधिनियम था। हरबिलास शारदा के द्वारा जो है इस अधिनियम को पारित किया गया था। डॉक्टर हरबिलास शारदा उनका पूरा नाम था। किससे संबंधित है? इस बाल विवाह से संबंधित है और 1929 में जो है यह अधिनियम पारित हुआ था। इसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट है। नेहरू रिपोर्ट जो है भारत में एक संवैधानिक सभा के गठन की बात इसमें के लिए जो है नेहरू समिति का गठन किया गया था और मोतीलाल नेहरू ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। 1928 इसका समय है। साइमन कमीशन का गठन पूछा गया है। तो साइमन कमीशन का अगर गठन देखा जाए तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था और भारत में 3 फरवरी 1928 को वह बम्बई में पहुंचा था। और डांडी मार्च है। तो डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? डांडी मार्च जो है डांडी मार्च जो है 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1930 में। तो अब हम मिलान कर लेते हैं। इसमें सही क्रम सबसे पहले है आपका आएगा साइमन कमीशन, थर्ड आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट आएगी थर्ड, सेकंड। इसके बाद जो है शारदा अधिनियम आएगा फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ। तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। देखते हैं कौन सा विकल्प है। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक, विकल्प बी हमारा सही आंसर है। बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। ठीक है, लाला लाजपत राय ने जो असहयोग आंदोलन के समय 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में वाराणसी अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी बाल गंगाधर तिलक। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, तो यह कथन सही है, विकल्प ए सही है। ठीक है, सातवाहन नरेश किस भाषा के पोषक थे? प्राकृत भाषा के पोषक थे। और दूसरा है इसमें, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, यह गलत है। सातवाहन काल में जो है कला के लोक पक्ष को या लोक कला को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला था। तो विकल्प ए या कथन ए हमारा सही है। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो राणा रंजीत सिंह जो है सुकर चकिया मिसल के थे। ठीक है, सिखों की यह एक मिसल थी और उसी मिसल के शासक थे, और इन्होंने अदालत ए आला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो लाहौर में की थी। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी, और इसके सदस्य थे भगत सिंह, यशपाल, छबील दास, अंबिका दास जो है, अंबिका दास चक्रवर्ती इसके सदस्य नहीं थे, बल्कि यह जो है चटगांव शस्त्रागार कांड से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? बेसिकली नौरोजी द्वारा लिखित है, और इसमें जो है भारत से धन के निष्कासन के संबंध में विस्तृत चर्चा मिलती है। इसका प्रकाशन जो है 1901 में हुआ था। विकल्प भी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक विलियम जोन्स था, सर विलियम जोन्स थे। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है, विकल्प बी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा कब की गई थी? 1784 में की गई थी। ठीक है, कहाँ की गई थी ये भी पूछा जाता है। तो उस समय कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। और एशियाटिक इसने जो है एक पत्रिका प्रकाशित की थी, एशियाटिक रिसर्चेस। ठीक है, इस पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया था, और इनके द्वारा जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा जो पहली अनुवादित पुस्तक थी या अनुवादित ग्रंथ था वह भगवत गीता थी, वह भगवत गीता थी। चार्ल्स बिल्किंस ने इसका अनुवाद किया था अंग्रेजी भाषा में। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, सर विलियम जोन्स। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो है भारत के उत्तर प्रदेश में है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। मांडी जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में अवस्थित है, और यहाँ से जो है सोने के व्यापक, यहाँ की जो उत्खनन हुआ था, खुदाई हुई थी, तो सोने के प्रयोग के व्यापक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा किया है। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो से संबंधित अगर कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।